शोभा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। सासू माँ ने उसे कमरे में आराम करने के लिए बोला, क्योंकि काफ़ी दूर से आई थी तो थक गई थी। शोभा थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी, क्योंकि शाम को काफ़ी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए शोभा की ननद उसके कमरे में आई और शोभा से बोला, भाभी आप क्या पहनेंगी? तो शोभा ने अपनी ट्रॉली बैग खोलकर ननद के सामने रख दिए, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियाँ थीं। जिसे देखकर शोभा की ननद सोनी ने बोला, बाप रे भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ? तो शोभा ने बोला, हाँ, जो लेटेस्ट थी वह सारी साड़ियाँ मम्मी ने दे दी। आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी ही होंगी। सोनी की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी सोनी को दी गई थी। लेकिन सोनी बहुत ही लालची किस्म की थी। उसके अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते रहते हैं। और जब भी वह किसी और के सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी मम्मी से लड़ाई करती थी कि मुझे ऐसे कपड़े और गहने मेरी शादी में क्यों नहीं दिए, जो कि कहीं से भी शोभनीय नहीं था। अब अपनी भाभी की साड़ियों और गहनों को देखकर सोनी का दिमाग फिर गया और उसने भाभी से बोला, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और सीधा अपनी मम्मी के पास जाकर लड़ाई करने लगी। देखो भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी साड़ियाँ और गहने, और एक से एक आप हो कि सस्ते से सस्ते साड़ियों में मुझे निपटा दिया। सोनी की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? उस वक्त की सबसे महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने तुझे दिए गए थे। आज से 10 साल पहले तेरी शादी हुई थी। उस वक्त जो फैशन में था वह सब कुछ तुझे दिया गया था। तू जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है तुझे कुछ नहीं मिला। खुद को सुधार ले सोनी। संतोष की भावना नहीं रहेगी तो तू कभी चैन सुख से नहीं रह पाएगी। लेकिन सोनी तो लालची किस्म की थी। उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे भाभी लेकर आई है। सोनी की माँ को पता था मेरी बेटी कितनी लालची है। उसने बोला, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफ़ी कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू जाएगी तो तुझे जैसी साड़ी चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। सोनी ने बोला, और मुझे एक ईयररिंग्स भी चाहिए। सोनी की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि सोनी इस तरह की नहीं थी शादी के पहले। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ था और वह इतनी लालची हो गई थी, क्योंकि सोनी के ससुराल वाले, खास करके उनका दामाद, बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था और अपनी धन दौलत जमा करके रखता था और दूसरों की धन दौलत पर हमेशा उसकी नज़र रहती थी और इसकी अधिक से अधिक कोशिश रहती थी कि सोनी के मायके से वह कितना अधिक से अधिक निकलवा ले। और इस तरह का उसने सोनी को भी बना दिया था। सोनी की माँ ने सोचा, बवाल करने से अच्छा जो सोनी बोल रही है चुपचाप मान लो। उसने बोला, ठीक है, जब तो जाएगी तो उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपनी पसंद की साड़ी और ईयररिंग्स खरीद लेना। सोनी खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई अपनी भाभी को तैयार करने के लिए, लेकिन स्वार्थी सोनी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार तो कर दिया। उसके बाद भाभी से बोला, भाभी आप तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हो, इतनी सारी साड़ियाँ तो आप एक साथ पहनोगी नहीं, रखे रखे पुराने फैशन के हो जाएंगी। इनमें से 1-2 साड़ियाँ मुझे दे दो ना भाभी प्लीज़। नहीं शोभा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने बोला, लेकिन दीदी आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए ही हैं, वह भी अच्छे हैं। सोनी ने बोला, हाँ भाभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की नहीं है। तो शोभा ने बोला, क्योंकि यह सारी ब्राइडल साड़ियाँ हैं और नई नवेली दुल्हन पर अच्छी लगती हैं, इसलिए इस तरह की साड़ियाँ आपको मेरी मम्मी नहीं दी। उन्हें लगा कि आप ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनेंगी। नहीं भाभी, क्यों नहीं पहनोगे, लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे 1-2 साड़ियाँ इनमें से दे दो ना। शोभा को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, क्योंकि वह सारी साड़ियाँ उसकी मम्मी ने बहुत पसंद से अपनी बेटी के लिए दी थी। लेकिन मजबूर होकर शोभा ने उनमें से 2 साड़ियाँ सोनी को दे दी, जिसे सोनी ने खुशी खुशी झपट लिया और अपनी मम्मी से जाकर बोला, देखो भाभी तुमसे कितनी अच्छी हैं, अपने मन से अपनी 2 साड़ियाँ मुझे दे दी। इतनी महंगी 2 साड़ियाँ सोनी के हाथों में देखकर सोनी की माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह समझ गई सोनी ने ज़बरदस्ती यह साड़ियाँ शोभा से ले ली होंगी। और उन्होंने सोनी से बोला, मैंने बोला था ना तुझे साड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर भाभी से साड़ियाँ क्यों ले ली? अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उसके मायके की साड़ियाँ हैं, तूने क्यों ली? लेकिन सोनी को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, वह तो अपने पति की तरह बेशरम थी। उसने बोला, क्या हुआ जो ले ली, भाभी ने अपने मन से दिया है। सोनी की माँ को समझ में आ गया कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को पूरी तरह से बेशरम बना दिया है। सोनी की माँ को अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वह जब भी अपने ससुराल आते थे तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देते थे।
कि हमें शादी में यह नहीं दिया, हमें शादी में वह नहीं दिया, आपने हमें ठग लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे। और शादी के 10 सालों बाद भी जब उनका ससुराल आना होता था तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते थे। और अगर सोनी अकेले आई होती थी तो उसे फ़ोन पर समझाते रहते थे कि कैसे अपने मायके से सामान निकलवाना है। अभी साले की शादी में भी उन्होंने सोने की ब्रेसलेट और अंगूठी ले लिया, और सोनी के लिए चेन और ईयररिंग्स मिल चुके थे, और अब दोबारा एक ईयररिंग्स की जिद वह कर रही थी। बच्चों के लिए महंगे कपड़े, दोनों सोनी और उसके पति के लिए महंगे कपड़े, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। सोनी ने अपने पति को बताया कि उसने अपनी भाभी से 2 महंगी साड़ियाँ भी ले ली हैं, और मम्मी से एक साड़ी और एक ईयररिंग्स की भी बात हो गई। तो उधर से उसके पति ने बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है और वह सोचते हैं कि सारा पैसा अपने बेटे बहू पर लुटाएंगे। तुम्हारा भी उन पैसों पर बराबर का हक है, जितना निकलवा सको निकलवा लो। और सोनी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पर बराबर का हक है और मैं अपना हक नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से सोनी पिछले 10 सालों से अपने मायके को लूटती जा रही थी। जबकि सोनी की शादी में सोनी के माँ बाप ने बहुत ही ज़्यादा खर्च किया था, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ सोनी को देते रहते थे, लेकिन अभी तक दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। खैर, शोभा पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा के बाद की सारी रस्में करते हुए शोभा को सबसे कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा था। जब सोनी की बारी आई तो उसने शोभा को एक चांदी की पायल पकड़ा दी। तो सोनी की चाची यानी कि शोभा की चाची सास, जो कि सोनी को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह कितनी लालची है, उन्होंने ज़ोर से बोला, सोनी तेरी इकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं जो चांदी की पायल पकड़ा रही है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम सोने की एक अंगूठी ही दे दी होती, तेरी इकलौती भाभी है, आगे का मायका तो तेरी भाभी ही चलाएगी। सोनी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, बस अभी थोड़ा बजट डवाडोल था इसलिए मैंने चांदी की पायल ले लिया। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएंगी ना, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी। कहकर सोनी ने बात को टाल दिया। सोनी की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि वह क्या देने वाली है, उसे बस लेना आता था, देना नहीं। खैर, यह सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। सोनी का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था। सोनी कुछ दिन मायके में रुकने वाली थी। अब आराम से सोनी शोभा के रूम में गई, यह देखने के लिए कि शोभा क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वह ठीक से देख नहीं पाई थी। सोनी ने शोभा के जेवर देखे तो सोनी का लालच जाग उठा। उसे लगने लगा इतने लेटेस्ट फैशन के भारी भारी जेवर तो उसके पास होने चाहिए, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर अभी वह मम्मी से कुछ भी कहेगी तो मम्मी उसे डांट देंगी कि तुम्हारी शादी में पहले ही हम तुम्हें बहुत दे चुके हैं, अब हम कहाँ से और दें, क्या हम बिक जाएं? इसलिए सोनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, और जाने से पहले अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए महंगी साड़ी और सोने के ईयररिंग्स खरीद लिया, जैसा कि मम्मी ने उससे वादा किया था। और जाने से पहले जानबूझकर भाभी शोभा के सामने बोला, भाभी तुम्हारी इकलौती ननद जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी अपने ननद को? तो शोभा ने उसे 5,000 रुपये दिए। तो सोनी ने बोला, वाह भाभी, यह तो बहुत चालाकी है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ननद पहली बार तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है, कम से कम सोने का एक सामान देना तो बनता ही है। तो शोभा ने बोला, अभी कहाँ से दूँ दीदी, अभी तो मैं खुद नई नई शादी करके आई हूँ, जो कुछ भी सोना है वह तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, अभी आप यहाँ पैसे ले लो। तो सोनी ने बोला, 5,000 रुपयों में क्या होता है भाभी, कम से कम देने ही है तो 10,000 दो। शोभा ने अपने पति की तरफ देखा। उसके पति को भी अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता थी, पर वह अभी कोई कलह करना नहीं चाहता था। उसने सब चुपचाप 5,000 रुपये और दे दिए और 10,000 रुपये लेकर सोनी चली गई। सोनी के जाने के बाद सोनी की माँ ने बोला, बहुत ही लालची हो गई है यह उस आदमी के साथ रहकर, पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद इसे बस अपना स्वार्थ दिखता है। शोभा को बहुत ही अजीब लगा कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, और उसने इस बारे में अपने पति से बात की। तो उसके पति ने बोला, इसमें माँ की कोई गलती नहीं, हमने सोनी की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी और उस जमाने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। सोनी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं, खास करके दामाद जी। उस घर में सोनी के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना दिया गया। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकाल पाते हैं निकालते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफ़ी कुछ ले लिया है उन्होंने। और सोनी भी उन्हीं की तरह है, उसकी कोशिश रहती है कि वह कितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि उसके मायके में उसके पापा रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेला कमाने वाला है, अब वह अपना घर चलाएगा या उसका घर। शोभा ने बोला, अच्छा यह तो अच्छी बात नहीं। तो शोभा के पति ने बोला, हाँ यह हमारे लिए सरदर्द है। शोभा ने बोला, हाँ वह तो है। उधर सोनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी।
उसने अपने पति को बताया, भाभी के पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर है जो कि बहुत महंगे भी होंगे। तो उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, समय समय पर मायके जाती रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती जाना। और हंसने लगा। सोनी ने बोला, अरे पहले वाली बात और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी मैंने बहुत मनमानी करवा ली मम्मी से। अब घर में बहू है, उसका मेरे से ज़्यादा हक है, वह ज़रूर विरोध करेगी। और मम्मी भी अब मेरी बात में आने वाली नहीं है, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने पैसे ही रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी और मम्मी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है, तो भाई से पैसे लेने आसान नहीं होंगे, ना ही मम्मी लेने वाली है। और पापा की पेंशन से तो मम्मी पापा की दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं। लेकिन मेरा दिल उन जेवरों पर आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत जेवर है, क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उन जेवरों का बहुत लालच है। तो सोनी के पति ने बोला, फिर अपना दिमाग चलाओ, अपना पैसा खर्च करने से अच्छा है दिमाग चलाकर जेवर ले लिया करो। सोनी ने बोला, अब दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे से मुझे पता है भाई 1 रुपया भी निकालने वाला नहीं, क्योंकि पत्नी निकालने नहीं देगी। कोई भी शादीशुदा इंसान इतनी आसानी से बहन के ऊपर खर्च नहीं करता, और शादी के बाद उसके अपने खर्चे ही बढ़ जाते हैं तो उसका हाथ भी रुक जाता है। मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सोनी के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। 6-8 महीनों के बाद सोनी दोबारा अपने मायके आई हुई थी और बहुत अच्छे से मायके में रही। भाभी की भी बहुत मदद की और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। सोनी के वापस ससुराल जाने के कुछ दिनों बाद शोभा ने अपनी चेन खोजनी शुरू की, जो कि उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। शोभा ने पूरा रूम खोज डाला पर उसकी चेन नहीं मिली। शोभा ने घबरा कर यह बात अपने सास और पति को बताई। उन लोगों को लगा घर में काम करने वाली दाई ने तो नहीं चुरा ली, लेकिन बिना किसी को देखे वह कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते थे, और शोभा के हाथों से वह चेन निकल गई। सच्चाई यह थी कि वह चेन सोनी अपने साथ चुरा कर ले गई थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, और अगर लगाया तो वह इतना बवाल मचा देगी कि सब खुद चुप हो जाएंगे। और सच्चाई भी थी, कोई सोनी के ऊपर, घर की बेटी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता था। वह तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे और ना ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। खैर शोभा की चेन जा चुकी थी और वह अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद शोभा के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें सोनी भी आई हुई थी। शादी के नाच गाने में सब बहुत मस्त थे। शादी निपट गई, सोनी अभी वहीं थी। शोभा को अपनी अंगूठी नहीं मिलने लगी। अब तो शोभा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी और देवर का घर बगल में था और शोभा के घर में कोई मेहमान नहीं थे सिवाय सोनी के। शादी के कारण उन्होंने कामवाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना पीना तो चचेरे देवर के घर में ही हो रहा था। अब तो घर पर कोई बाहरी भी नहीं था कि शक किया जाए, और घर के लोग शादी में जाने से पहले घर को अच्छी तरह से लॉक करके जाते थे। अब शोभा ने यह बात अपने पति से बोली और बोला कि सिवाय सोनी के घर में कोई भी नहीं है। शोभा के पति ने बोला, हाँ लेकिन हम सोनी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वह थोड़ी लालची ज़रूर है पर चोरी तो नहीं कर सकती। शोभा ने बोला, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा ही कौन? ज़रा सोच कर देखो, पिछली बार जब सोनी आई थी तब मेरी चेन गायब हुई थी, हमने सोनी के बारे में नहीं सोचा और घर की दाई के ऊपर शक किया। इस बार भी जब सोनी आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। शोभा के पति ने बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों सोनी ऐसा करेगी यह बात दिल नहीं मान रहा। शोभा ने बोला, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन सच है कि अंगूठी गायब हो चुकी है और मैंने उसे अपने रूम में ही रखा था, और घर में मेरे और तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कौन है? मम्मी पापा तो ऐसा करने से रहे, मैं और तुम ऐसा करेंगे नहीं, बच्चा हमारा है नहीं, तो अंगूठी कहाँ गई? शोभा का पति बोला, लेकिन अब हम क्या करें, कैसे किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं? शोभा ने बोला, लेकिन यह सही नहीं है, इस तरह से धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे, फिर मेरे पास क्या बचेगा? आखिर कोई तो है जो मेरे जेवरों को गायब कर रहा है, कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। शोभा के पति ने बोला, एक काम करो, मम्मी अपने सारे जेवर लॉकर में रखती हैं, तुम भी मम्मी के लॉकर में अपने सारे जेवर रख दो, या फिर अपना सेपरेट लॉकर लेकर उसमें रख दो, कम से कम सेफ तो रहेंगे। शोभा ने बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा दिल करता है मैं जेवरों को बदल बदल कर पहनूं, और ससुराल में रोज़ कहीं ना कोई फंक्शन होता रहता है, तो क्या मैं रोज़ बैंक जाऊं और लॉकर खोलूं? इससे तो अच्छा है कुछ और इंतजाम सोचा जाए। शोभा ने बोला, अब मैं अपने जेवरों का खास ख्याल रखूंगी, उन्हें अपने अलमारी के लॉकर में ही रखूंगी, चाहे कितने भी छोटे जेवर हों, अपने रूम में खुले कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शोभा की शादी को 1 साल हो गया। शोभा और उसके पति ने छोटी सी पार्टी दी थी अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में, जिसमें उसके ननद नंदोई भी आए हुए थे। शोभा को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवरों को कौन गायब कर रहा है,
और पर उसे सबूत चाहिए थे, इसलिए शोभा ने जानबूझकर इस बार अपना एक बड़ा सा सुंदर सा हार ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिया, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया। लेकिन शोभा ने किसी से कुछ नहीं बोला और सोनी अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई, अपनी जीत पर इतराती हुई और यह सोचते हुए कि भाभी का सेट तो गायब हो गया है, वह सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम थोड़ी ना लगा सकती हैं, हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की। उसने अपने पति को भी सारी बातें बताई। उसके पति ने बोला, देखो बात तो गलत है, चोरी करना तो गलत है, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने कोई रास्ता ही तो नहीं छोड़ा, अब चीज़ पसंद आ गई है तो लेना तो बनता ही है, कहकर सोनी का पति और सोनी हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद शोभा ने अपने सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर मैं ऐसे कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता मैं आपके बेटे के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर अब क्या करूँ, कोई रास्ता भी नहीं बचा, कहकर शोभा ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप में सोनी साफ साफ दिख रही थी, शोभा का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए। सोनी की माँ तो अपना सर पकड़कर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे, अपने लालच में इतनी अंधी हो गई है कि चोरी तक करना शुरू कर दिया, वह भी अपने मायके में, कितनी नीच हो गई है यह। शोभा ने बोला, मम्मी जी आप मत रोइए, इसमें आपकी क्या गलती है। शोभा की सास ने बोला, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसी औलाद जनी, इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है, ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति इन सब चीज़ों में शामिल होगा, यह दोनों मियाँ बीवी बहुत नीच हैं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं कि वह बहुत ही नीच है। शोभा के पति ने बोला, माँ तुम क्यों रोती हो, हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि शोभा की चेन गायब हुई थी, उसके बाद शोभा की अंगूठी भी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा आप सोचेंगे हम सोनी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने चुपचाप यह सोचा कि हम अपने कमरे में कैमरे लगवा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम भी तो कन्फर्म नहीं थे कि सोनी ही चीज़ों को गायब कर रही है। अब तो कन्फर्म हो गया, शोभा की सास ने बोला, अभी मैं उस निर्लज को बताती हूँ, आज के बाद वह इस घर में कभी नहीं आएगी। शोभा ने बोला, नहीं मम्मी जी, वह आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का, नहीं तो यह हो जाएगा कि भाभी घर में आई और ननंद का घर में आना बंद करवा दिया और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अब यह हम किसी को दिखाएंगे नहीं कि अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना, लेकिन हाँ, सोनी दीदी और दामाद जी को समझा तो ज़रूर सकते हैं ना कि यह गलत है, और वह समझ जाएंगे। और कोई बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती, और किसी बेटी का मायका छुड़वाना भी गलत है, बस हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। शोभा की सास ने बोला, बेटा तुम महान है, अगर और कोई बहू होती तो अभी कितना बड़ा बवाल मच गया रहता, और मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। तूने घर की बातों को घर में ही रख लिया, बाहर नहीं जाने दिया। शोभा के ससुर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सोनी की हरकतों को देखकर। उन्होंने तुरंत ही सोनी को फ़ोन लगाया और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे, इतना कुछ देने के बाद भी, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता क्या, अभी अपनी भाभी के जेवरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया, कैसी नीच होती जा रही है तू। क्या तेरे पास कम संपत्ति है, इससे कहीं ज़्यादा जेवर तेरे पास होंगे, और तेरे पति के पास भी बहुत संपत्ति भरी पड़ी है, मुझे पता नहीं है क्या, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें। सोनी उधर से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, यह कैसी बातें कर रहे हो पापा आप, मैं क्यों भाभी के जेवर चुराने लगी, क्या बकवास कर रहे हैं आप, बहू के आते ही आप लोगों के कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं उस घर में कभी आने वाली नहीं। सोनी को अंदर ही अंदर लग रहा था, इन लोगों ने तो सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ उसे संतुष्टि भी थी कि साबित कैसे करेंगे, क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे, मैं तो उनके ऊपर हावी रहूंगी कि अपनी बहू को खुश करने के लिए अपनी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तब तक सोनी के पति के फ़ोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर सोनी का पति बिल्कुल हिल गया। उधर सोनी की माँ ने फ़ोन ले लिया और बोला, जाकर पहले दामाद जी का फ़ोन चेक कर, एक वीडियो भेजा है, और हाँ, यह मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं, हमें यहाँ तक पता है कि यह तेरी अकेले की साजिश नहीं, तेरा पति भी इसमें मिला हुआ है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आकर अपने भाई भाभी से माफ़ी मांग ले, तेरी भाभी बहुत ही महान है, इतना कुछ होने के बाद भी तुझसे नफरत नहीं करती। सोनी ने जब वीडियो देखा तो उसकी सांस ही रुकने लगी, उसमें वह साफ साफ हार को चुराती हुई दिख रही थी। सोनी के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वह क्या करे। उसका पति भी सर पकड़ कर बैठ गया और सोच रहा था अब तो वह कभी ससुराल ही नहीं जा पाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनके पास सारे सबूत हैं कि हार सोनी ने ही चुराया है। उसने सोनी से कहा, जाकर हार और पहले की अंगूठी और चेन भाभी को दे दो और माफ़ी मांग लेना, और मेरा नाम मत आने देना। सोनी ने बोला, उन्हें सब पता है, शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी और शादी के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या मेरे माँ बाप नहीं जानते कि मैं किसकी वजह से बदली हूँ, क्या मेरे माँ बाप को नहीं पता। साथ ही साथ सोनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी,
मैं इतनी लालची नहीं थी, तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। मेरी इतनी बेइज्जती मेरे ही मायके में करवा दी। काश मैं पहले वाली सोनी होती। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में आ गई और इतना नीचे गिर गई। इस सब से तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मुंह लेकर जाऊँ अब मैं। तब तक डोरबेल बजी। सोनी के पति ने दरवाज़ा खोला तो सामने सास ससुर शोभा और अपने साले को खड़े देखकर वह उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। हाथ जोड़कर उन्हें अंदर बुलाया। सोनी भी चुपचाप नज़रें झुकाकर खड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। शोभा ने आगे आकर बोला, जो हो गया वह हो गया, मिट्टी डालिए। मैं रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजो कर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्तों को बिगाड़ने की जड़ है। मैं नए रिश्ते से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही ख़त्म हो गई, ना कहीं बाहर गई है ना कभी जाएगी। सारे वीडियो भी डिलीट कर दिए गए हैं। बस अब जो हो गया, इन सब बातों के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। आगे से सब कुछ ठीक चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी खुद में सुधार कर लेंगे। सोनी ने शोभा को गले लगाते हुए बोला, हाँ भाभी बिल्कुल, अब मैं फिर से पुरानी वाली सोनी बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कहकर सबने एक दूसरे को गले से लगा लिया, पछतावे के आंसू के साथ।